गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आरसी मीना, सहायक आचार्य एफएम, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा, बीकॉम पार्ट थल ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में आज हम दिल्ली में वायु प्रदूषण संभावित समाधान। दिल्ली में बहुत सारा वायु हो रहा है, उसके लिए क्या समाधान किया जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में चौंकाने वाली घटिया वायु गुणवत्ता की सर्दी प्रारंभ होने के साथ ही अनुभव किया गया है कि किसान फसल काटने के बाद अपने धान के खेतों को आग लगाकर अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। तथापि आग से उत्पन्न धुआं हवा के साथ उड़कर दिल्ली और इससे आगे के संपूर्ण मार्ग में चला जाता है और इसमें विद्वान रुके हुए कणिका तत्व और हानिकारक पदार्थ भी मिल जाते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे लगभग सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वस्तुतः इस भाग में सर्दी के मौसम में अवरुद्ध कणिका तत्व PM 2.5 जो सबसे अधिक खतरनाक है में व्यापक वृद्धि अनेक कारणों से होती है। वर्ष 2016 में यह 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पार कर गया है। व्यापक वृद्धि अनेक कारणों से होती है। वर्ष 2016 में यह 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पार कर गया है। इससे दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में विश्व में अस्वास्थ्यकर शहरों मुंबई 2016 एवं अन्य में एक बन गया है। सामान्यतः वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर भी निर्धारित मानकों से लगभग 3 गुना उच्च रहता है। इसके अनेक कारण हैं जिनमें आसपास के क्षेत्रों में फसल को जलाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और व्यापक और बढ़ते हुए राजधानी शहर के सघन शहरी क्षेत्र में एक दूसरे के ऊपर पाइलिंग से यह क्षेत्र एक गंभीर जोखिम राज्य बन जाता है। अर्थ द्वारा किया गया अध्ययन दिल्ली के ऊपर केंद्रित कणिका तत्व के अत्यंत संकेंद्रण को दर्शाता है। इसका समाधान है प्रत्येक स्रोत समस्या को एक एक करके व्यवस्थित रूप से निपटाना, एजेंसियों और सरकारों में समन्वय करना और सतत नागरिक सहयोग है, जैसा कि मेक्सिको शहर के 1980 के दशक से कर रहा है। लंदन में 1952 में लगभग धुंध स्मॉग के संबंध में वैसी कार्रवाई की गई और एक स्वच्छ वायु अधिनियम 1956 बनाया गया। दिल्ली की बेहद खतरनाक और बदतर होती हवा की गुणवत्ता, विशेषकर शीतकाल में, जिसके 4 आशंक कारणों का समाधान करना अनिवार्य है। इसका लगभग 30 से 40% हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फसल अवशेष, बायोमास उद्योग और पावर संयंत्र CPCB 2017 से बाहर से आता है। फसल अवशेष फसल बायोमास से प्रज्वलन 26 से 29%। 3 साथ लगे राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख मिलियन हेक्टेयर भूमि में लगभग 35 मिलियन टन पराली अक्टूबर माह के अंत में जलाई जाती है, जिसका धुआं पूर्व की ओर फैल जाता है और दीपावली में प्रतिबंधित सूचना योग अंशदायी घटक के तौर पर कम देखने को मिली है कि दोनों पटाखे जलाने सहित अन्य स्रोत से मौसमी प्रभाव भी पड़ता है। फसली अवशेष प्रज्वलन एक परिपाटी है जो कंबाइनिंग हार्वेस्टर के उपभोग से अस्तित्व में आई है।
1 एकड़ फसल की कटाई में कंबाइन मशीन 1 घंटा लेती है और इस पर 1000 से 1500 रुपये खर्च आता है। परंपरागत तरीके से इतनी ही फसल की कटाई और दराई करने में लगभग 10 व्यक्ति सारा दिन काम करेंगे और इसकी लागत 4500 रुपये या अधिक हो सकती है। किंतु कंबाइन मशीन से कटाई के बाद पौधों के 14 से 15 इंच लंबे ठूंठ रह जाते हैं, जिसको पाने के लिए किसानों को मार्ग तलाशने होते हैं। वाहनों से होने वाला प्रदूषण 23 से 28% और सड़कों पर इधर उधर उड़ने वाली धूल 20 से 27%। इसका कारण ट्रकों, बसों, कारों, तिपहियों और दोपहिया वाहनों की बढ़ती जनसंख्या। वाहनों से होने वाले प्रदूषण, विशेषकर खतरनाक प्रदूषण में विशेष रूप से जिम्मेदार डीजल वाहन हैं। भारी विनिर्माण कार्य, विद्युत संयंत्र, उद्योग सन 19 से 35%। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाली विनिर्माण गतिविधियों से पैदा होने वाली धूल इसका कारण है। विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक प्रदूषण से यह और भी बढ़ जाती है। सर्दी, तापमान, इन्वर्जन और पवन में हवा का तापमान गिरने और इन्वर्जन से जमीन के नज़दीक कण एकत्र हो जाते हैं और साथ ही तुलनात्मक रूप से हवा की गति कम हो जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचना दी है कि वर्ष 2016 में प्रदूषण 16 और 17 में मौसम की प्रतिकूल अनुकूल दिशाएं देखने को मिली। नवंबर की शुरुआत में प्रदूषण अपने चरम पर था, तथापि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से पिछले वर्ष की तुलना में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय गिरावट आई। मध्यकाल अवधि एनसीआर में सभी वाहनों के लिए सकुशलता के निर्धारण का कार्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिए तथा मेट्रो एवं मेट्रो से इतर क्षेत्र तक संपर्क स्थापित करने के लिए सरकारी बसों की सेवा का तेजी से विस्तार एवं संवर्धन करना, पुराने वाहनों को चलन से बाहर करना, बीएसटॉप मानक को अपनाने में गति लाना तथा आधुनिकीकृत बस बेड़ों का विस्तार करना। कृषि अपशिष्टों को उपयोज्य केंद्रित चारा या बायोफ्यूल में उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्राइवेट सेक्टर और समुदायों के साथ किए जाने वाले व्यावसायिक मॉडल का विकास एवं कार्यान्वयन करना तथा गैर धान फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करना। दूसरे शब्दों में फसल अवशिष्ट जैसे कि फर्टिलाइजर लागतों को कम करने के लिए बिजली बनाने आदि के लिए गोबर के उपयोग से जुड़े व्यावसायिक मामलों का अन्वेषण करना ताकि इनके आर्थिक मूल्य प्राप्त हो सके। इस तरह एक चावल और गेहूं के बारे में प्रणाली प्रबंधन प्रणाली